सब कुछ शुरू हुआ एकदम शांत स्कूल के माहौल से। अचानक एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और एक क्लासरूम के अंदर, जिसमें विंडो टूट गए और हर तरफ धुआं उड़ने लगा। केमिस्ट्री लैब में अफरा तफरी मच गई। धुआं छा गया और चिल्लाने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी। अस्तबाही के बीच एक लड़की होश उड़ा देने वाली मंजर को देखकर शॉक्ड रह गई। उस लड़की ने साइंटिस्ट का खून से भरा हाथ पकड़ा था। वो साइंटिस्ट के हाथ को मजबूती से पकड़े रही, कांप रही थी, जैसे उसकी जान उसके सामने ही निकाल रही हो। चारों तरफ बस बेचैनी और घबराहट थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था और वो डांट से चीख रही थी। जमीन पर पड़ा टीचर उसकी तरफ देखता रहा। अपनी आखिरी सांसों में उसके दिमाग में सिर्फ उसका मुस्कान था। उसने सोचा, काश मैं उस मुस्कान को थोड़ा और देर देख पाता। तभी अचानक एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने आई। उसने टीचर का नाम दिखाया, इनिस जूना, केमिस्ट्री टीचर। उसके बाद सिस्टम ने उसकी अगला सफर दिखाया, जहां उसका पुनर्जन्म होगा। जगह का नाम था हियोन विलेज, जो कि किंगडम ऑफ लूसीफर में थी। इनिस हैरान था, सोचता रहा ये सब का मतलब क्या है। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि रोशनी उस पर चमक रही थी। उसके सामने एक अजीब सी मुर्गी जैसी चीज थी जो उसे चिपक कर देख रही थी। डर के मारे वो पीछे हट गया। वो एक पुराने से कमरे के फर्श पर पड़ा था और इधर उधर देखता रहा, समझने की कोशिश में कि वो कहाँ है। तभी एक ब्लू स्क्रीन उसके सामने आई। देखकर वो हिल्ला गया। ये वही विंडो थी जो उसने अपनी मौत के वक्त देखी थी। स्क्रीन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, बताया कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है, सिर्फ उनके लिए जो रीइंकार्नेट होते हैं। सिस्टम ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा हर तरह से। फिर उसने शॉकिंगली बताया कि अब उसका नाम है रोका। वो थोड़ा हिल गया, पर फिर दरवाजे के पास गया और बाहर झांका। जो उसने देखा उससे वो एकदम स्टन्ड हो गया। बाहर एक पंख वाला क्रीचर आसमान में जंगल के ऊपर उड़ रहा था। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि वो सच में एक नई दुनिया में आ गया है। तभी अचानक एक औरत घर के अंदर आई, हाथ में कुछ ग्रोसरीज लेकर। उसने जैसे ही उस देखा, उसके चेहरे पर हैरानी आ गई, जैसे सोचा ही नहीं था कि कोई वहां होगा। लेकिन जो चीज उसे सच में शॉक कर गई, वो ये थी कि वो औरत उसकी पुरानी टीचर मो की एग्जैक्ट कॉपी लग रही थी। उसने धीरे से मो बोल दिया। औरत ने तुरंत पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है। उसके दिमाग में दोनों चेहरे एक साथ घूमने लगे। उसे याद आया कि प्रोफेसर मो उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत थी और यह नई औरत भी उतनी ही क्यूट लग रही थी। लेकिन नजर से बच नहीं पाया कि इस औरत के चेहरे पे थकान और बोझ का असर था। उसके मन में सवाल उठने लगे कि यह असल में कौन है। जैसे ही उसने सोचा, सिस्टम विंडो फिर से सामने आ गई। स्क्रीन पर लिखा था उसका नाम अरुकू, प्रोफेशन फार्मर। लेकिन असली बॉम्बशेल अभी बाकी था। सिस्टम ने रिवील किया कि अरुकू एक्चुअली उसकी वाइफ है। यह सुनते ही वो एकदम फ्रीज हो गया। उस टीचर के साथ जिसके साथ वो हमेशा हुकअप करना चाहता था, असल में यहाँ उसकी बीवी निकली। जैसे ही यह बात उसके अंदर घुस गई, उसका एक्सप्रेशन पूरा बदल गया। उसके दिल में एकदम यूफोरिक फीलिंग आ गई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अब वो एक मैरिड मैन है। पिछली जिंदगी में तो यह सपना भी पूरा नहीं हो पाया था। उसकी अचानक चीख सुनकर मुर्गी घबरा गई और गोल गोल दौड़ने लगी, बिल्कुल क्लमजी तरीके से। अरुकू भी डर गई और तुरंत पूछा कि वो क्यों चीखा। उसने शर्मा कर माफी मांगी और बोला कि बस सरप्राइज हो गया था। अरुकू ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और बोला कि वो फिर से अंडा फ्राई करेगी खाने के लिए। लेकिन इस बार हेल्प करने के चक्कर में वो तुरंत उसकी तरफ भागा और इस मूवमेंट से अरुकू और भी डर गई। डर के मारे अरुकू के हाथ से अंडा गिर गया और सीधा टेबल पर फट गया। तुरंत रोका घबरा गया, हाथ पैर हिलाते हुए माफी मांगने लगा जैसे सारी गलती उसकी हो। लेकिन अरुकू ने उसे शांत करते हुए कहा कि सब ठीक है और उससे बस वैसे ही करना चाहिए जैसे वो हमेशा करता है। प्रॉब्लम यह थी कि रोका को जरा भी आइडिया नहीं था कि यह नया बॉडी नॉर्मली क्या करता था। उसके पूछने से पहले ही सिस्टम स्क्रीन फिर से पॉपअप हो गई, लेकिन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने से पहले ही एक छोटी सी क्यूट क्रीचर उसके सामने हवा में तैरती हुई आ गई। सिस्टम ने तुरंत बताया कि यह उसकी डिवाइन बीस्ट है। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए सिस्टम ने समझाया कि इस दुनिया के रूल्स क्या हैं। हर इंसान को अपना एक यूनिक डिवाइन बीस्ट मिलता है और हर बीस्ट के पास एक खास एबिलिटी होती है
जो अपने मास्टर को पावरफुल बनाती है। यह सुनकर रोका के अंदर एक्साइटमेंट की वेव दौड़ गई। उसने तुरंत अपने हाथ उस छोटी बीस्ट की तरफ बढ़ाया, सोच के अब कोई धमाकेदार एबिलिटी निकाल कर आएगी। लेकिन उसकी आंखें फट गई जब उस क्रीचर ने बस तुते हुए अंडे के पास जाकर उसे खाना शुरू कर दिया। कुछ बार चबाने के बाद उसने वही अंडा वापस बोल में रिगुर्गिटेट कर दिया, लेकिन इस बार अंडा बिल्कुल क्लीन और परफेक्ट था और उसके पीछे अंडे के छिलके नीटली अलग अलग गिर गए। रोका ने बोल उठाया और बीस्ट की तरफ देखता हुआ सोचने लगा, तो इसका एबिलिटी बस अंडे के छिलके अलग करना है? सिस्टम ने तुरंत करेक्ट किया और बताया कि असली एबिलिटी प्यूरिफिकेशन है, यानी किसी भी चीज से इम्प्यूरिटीज को निकालना। सिस्टम ने एग्जाम्पल दिया, जैसे अंडे के लिक्विड से शेल को अलग करना। लेकिन फिर स्क्रीन ने एक और चीज दिखाई। उस एबिलिटी का रैंक था जी, और रैंक जी सबसे नीचे वाला सबसे वीक रैंक होता है। इससे सुनकर रोका थोड़ा कंफ्यूज और डिसअपॉइंट दोनों हो गया। उसने तब समझा कि अरुकु पहले उससे हेल्प मांगकर क्या कहना चाहती थी। उसके हेल्प के लिए अरुकु ने ग्रैटिट्यूड में उसे एक कॉइन देना चाहा, लेकिन रोका ने जोर से मना कर दिया, पैसे लेने से सीधा इनकार कर दिया। ये देखकर अरुकु हैरान हो गई। उसने पूछा, तुम बेट करना छोड़ दिए क्या? तुमने तो मदद की थी, तो पैसे क्यों नहीं ले रहे? रोका एकदम कंफ्यूज हो गया। उसके दिमाग में तुरंत बैठ गया कि जो पुराना रोका था वो शायद एक बहुत ही खराब आदमी था। उसके पैसे लेने से इनकार करने पर अरुकु को यकीन ही नहीं हुआ और उसके चेहरे पर एक छुपी हुई चिंता नजर आई। अरुकु ने पूछा, तुम ठीक हो ना? रोका हैरान रह गया कि वो उसकी चिंता कर रही थी। जब उसने कंफर्म करने के लिए पूछा तो अरुकु ने हाँ कहा। ये सुनकर रोका और ज्यादा क्यूरियस हो गया कि पहले वाला मैं कैसा था जो शायद इतना खराब था। अरुकु ने उसे रियश्योर किया और बोला कि वो ठीक है और डॉक्टर को भी दिखाया था। ये सुनकर रोका को शॉक लगा, मतलब इस दुनिया में मेडिसिन एग्जिस्ट करती है। लेकिन अरुकु ने अगला बॉम्ब गिराया। डॉक्टर के हिसाब से उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली एक कर्स है। उसने समझाया कि उससे बुखार तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कर्स है, इसकी ट्रीटमेंट ये है कि एक स्पेशल हर्ब को चेस्ट पर रखना पड़ता है। रोका ने सोचा, तो क्या इस दुनिया में कर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं? तभी वो मुर्गी अरुकु के पास जंप करने लगी और अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उससे देखकर रोका के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने डॉट्स कनेक्ट करने शुरू किए। एकदम से उसने कंक्लूजन निकाला, ये कर्स नहीं है, एलर्जी है। अरुकु को समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रहा है। रोका ने मुर्गी की तरफ इशारा करके समझाया, ये फेदर्स और इनविजिबल डस्ट ही तुम्हारी खांसी का असली वजह है। लेकिन अरुकु को यकीन नहीं हुआ। उसने आर्ग्यू किया कि डॉक्टर ने तो कॉन्फिडेंटली बोला था कि यह कर्स से है। रोका ने सोचा कि इसे प्रूफ करके ही दिखाना होगा। तभी उसने अपने छोटे डिवाइन बीस्ट की तरफ देखा और एक ब्रिलियंट आइडिया स्ट्राइक किया। उसने क्रीचर को उठाया और अनाउंस किया, साइंस क्लास शुरू होती है। फिर अरुकु से बोला कि बेड पर लेट जाओ। जैसे ही अरुकु लेट गई, उसकी खांसी और ज्यादा बढ़ गई। रोका का डाउट कंफर्म हो गया। बेड पर पड़ी अरुकु ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, मेरे सर पर कुर्सी क्यों है? रोका ने उस क्वेश्चन को इग्नोर किया, एक शीट उठाई और बोला कि वो एक टेंट बनाएगा। शीट के नीचे टेंट बनाकर उसने बोला कि अब एयर को प्यूरिफाई करना है। क्रीचर थोड़ा अनश्योर था। तब रोका ने क्लियर कमांड दी, इम्प्यूरिटीज रिमूव करो, जैसे फुर, मिटेज और डस्ट। उसने जेंटली अपने पार्टनर से बोला, टेंट के अंदर अपना सिर घुसा दो। क्रीचर ओबीडियंटली शीट के नीचे अपना हेड डल गया और अरुकु शौक से उसे देखने लगी। सब रेडी होने के बाद रोका ने एक्साइटेडली अनाउंस किया, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट। तुरंत ही क्रीचर से एक इंटेंस लाइट निकली। उसने अपना मुंह खोला और टेंट के अंदर की सारी हवा को पावरफुल सक्शन से खींच लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बैग से एक क्लीन पफ निकाला जिसमें सिर्फ इम्प्यूरिटीज अलग हो गई थी। अब टेंट के अंदर का एनवायरनमेंट विजिबली क्लीन लग रहा था। ब्रूम हाथ में लेके रोका ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? अरुकु ने गहरी सांस ली और स्माइल करते हुए बोला कि अब सांस लेना बहुत इजी लग रहा है और उसका गला भी इच नहीं कर रहा। वो बहुत अमेज्ड थी। रोका ने समझाया, एलर्जी इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन होता है। मैंने बस प्यूरिफिकेशन यूज किया ताकि कॉज रिमूव हो जाए। अरुकु उसके नॉलेज से बिल्कुल इम्प्रेस हो गई। फिर रोका ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा। उसने महसूस किया कि अरुकु के हाथ कितने रफ और कलुष्ट हैं, हार्ड वर्क की वजह से, और उसके अपने हाथ
बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ। ये देखकर उसे गिल्ट महसूस हुआ कि उसने कभी हेल्प ही नहीं की। उसने अपने फिस्ट्स क्लेंच किए और डिसाइड किया, आज के बाद मैं सारा हाउसवर्क और लेबर खुद करूंगा। यूस याद आया कि पिछली जिंदगी में वो अपनी क्रश को प्रपोज करने की हिम्मत तक नहीं कर पाया था, लेकिन अब सब कुछ अलग है। उसने ब्लश करते हुए रियलाइज किया, हम हस्बैंड वाइफ हैं। अभी भी बेड पर लेटी अरुकु ने उससे देखा और कमेंट किया, आज तुम बहुत अलग लग रहे हो। रोका शर्मा गया और मजाक में बोला, शायद मेरे बुरे पार्ट्स भी प्यूरिफिकेशन के साथ साफ हो गए। फिर सीरियस होके पूछा, तुम्हें यह नया मैं पसंद नहीं आया? उसकी एक्सपेक्टेशन के उल्टा अरुकु ने उसकी चिन को सॉफ्टली टच किया और बोला, नहीं, मैं तो खुश हूं। यह सुनकर रोका बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया। इमोशंस ओवरलोड हो गए। सिस्टम तुरंत अलर्ट ले आया, होस्ट हैज एंटर्ड कोलैप्स स्टेट। रोका बेहोश होकर फ्लोर पर गिर गया। उसकी रूह लगभग बॉडी से निकालने लगी। छोटा बीस्ट उसके पास आया और अरुकु घबरा कर चीखने लगी। उस पल रोका ने अंदर ही अंदर एक डिसीजन लिया, इस नए दुनिया में और इस मुस्कान के लिए मैं अरुकु की स्माइल को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। रात को लेटर रोका सोचता रहा कि अरुकु के साथ एक ही छत के नीचे रहना कैसा होगा, लेकिन रिलैक्स करना मुश्किल था क्योंकि अरुकु बाथरूम में थी। और सबसे बड़ा इशू, बाथरूम सिर्फ एक पतली सी दीवार के उस पार था। उस वक्त अरुकु को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोका अंदर से इतना एजिटेटेड था। उसकी इतनी नियर प्रॉक्सिमिटी से रोका नर्वस हो गया। दीवार के उस पार से आने वाली आवाजों ने उसका दिल और तेज धड़काना शुरू कर दिया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को स्कोल्ड किया, नहीं, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उधर अरुकु जब नहा रही थी तो वो रोका के अचानक बदले हुए बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। उसके मन में सवाल था, क्या सच में उसका प्यूरिफिकेशन हो गया है? इधर रोका पैनिक मोड में था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका ड्रास्टिक पर्सनालिटी चेंज एक कर्स न समझा जाए। उसके अंदर एक और भी बड़ा डर था, अगर अरुकु को सच पता चल गया कि मैंने उसके पति का बॉडी पोजेस किया है तो। उसने अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन किया। अरुकु गुस्से से चिल्लाती, उसे मारकर घर से निकाल देती, उसे परवर्ट बोलती। उसने अपने आप को ब्रूज्ड और थका हुआ देखा, जमीन पर गिरा हुआ, और अरुकु चीख रही हो, कभी दोबारा मेरे पास मत आना। ये सोचकर रोका का दिल हिल गया। उसने डिसाइड किया कि अपना राज बचाने के लिए उसे ओरिजिनल रोका की तरह एक्ट करना ही होगा। लेकिन क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? अगली सुबह दोनों अरुकु के गार्डन की तरफ चले। रोका प्लांट्स और एक्सोटिक इंसेक्ट्स को देखकर स्टन्ड था। ये सब चीजें उसके लिए बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। वो उन्हें फैसिनेशन के साथ देख रहा था। उसकी अनयूजुअल साइलेंस नोटिस करके अरुकु ने पूछा, क्या हुआ? रोका घबरा गया। उससे याद आया कि उसे ओरिजिनल रोका की तरह बात करनी होगी, इसलिए ऑकवर्ड तरीके से उसने गैम्बलिंग के बारे में बात करनी शुरू की, लेकिन अपनी एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल सोच के साथ। बात बिल्कुल ऑफ लग रही थी। अरुकु कंफ्यूज्ड हो गई और बोली कि वो कल से बिल्कुल अलग तरीके से बात कर रहा है। पैनिक में रोका ने एक ड्रामेटिक और एग्जैजरेटेड पोज बनाया, जैसे अपनी कूलनेस दिखाने की कोशिश कर रहा हो। फिर टॉपिक चेंज करने के लिए बोला, चलो गार्डन का काम करते हैं। ये सुनकर अरुकु के होश उड़ गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रोका जैसे इंसान ने काम का वर्ड यूज किया। जिस रोका को वो जानती थी, उसके लिए तो काम का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसका सिर्फ एक गोल था, गैम्बलिंग करके रिच बनना। रोका रियलाइज करके शॉक में आ गया कि उसकी एक्टिंग इतनी बुरी थी कि अब अरुकु शायद उसे कोई और समझने लगी है। सिचुएशन संभलने के लिए उसने जल्दी से काम को भी एक बेट बना दिया। देखते हैं किसका सीड पहले स्प्राउट होता है। अरुकु ने सिर्फ एक लंबी सांस ली और डिसअपॉइंटेड टोन में बोला, तुम फिर से वही कर रहे हो? रोका ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली, मतलब उसका डिस्गाइज अभी भी काम कर रहा था। फिर अरुकु ने रिवील किया कि उसके पास अब बैटिंग के लिए पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि कल ही रोका यानी असली बॉडी का ओनर उसके सारे पैसे ले गया था। यह सुनकर रोका के अंदर से गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसने उसे छुपाया। उसे असली रोका पर अंदर ही अंदर लानत आई। अरुकु की शाखें और बढ़ गई। उसने डायरेक्टली पूछा, तुम वाकई रोकर हो ना? यह सुनकर रोका विजिबली टेंस हो गया और उसके पास जवाब ही नहीं था। वो ऑकवर्ड साइलेंस इग्नोर करते हुए अरुकु बोली कि वैसे भी बैटिंग बेकार है,
क्योंकि फसल तो उगती ही नहीं। उसने समझाया कि प्रॉब्लम 1 महीने से चल रही है। जब कभी स्प्राउट्स आते हैं वो थोड़ी ही देर में मुरझ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए उसने एक सूखा हुआ पौधा निकाल कर दिखाया। अरुकु ने कहा कि उसने सब ट्राई किया, ज्यादा पानी, ज्यादा खाद, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। यह सुनकर रोका चुप हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हुए। तब अरुकु ने बताया कि इसी वजह से उसने डिसाइड किया है कि गार्डन को बेच देगी ताकि थोड़ा पैसा मिल जाए। उसने रोका को याद दिलाया कि वो खुद हमेशा कहता था कि खेती तो एक गैम्बल है और बैटिंग ही इजी पाथ है। ये सुन के रोका बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसके ऊपर असली रोका के एक्शंस का बोझ आ गया। उसने बस एक नर्वस सी हंसी निकाली। तब अरुकु बोली कि उसे लगा था कि ये न्यूज़ सुन के वो खुश होगा, क्योंकि जो रोका वो जानती थी, उसके लिए गार्डन बेचना मतलब हार्ड वर्क का एंड। और उसके हिसाब से अब करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। गार्डन अच्छी तरह से मेंटेन था, मिट्टी वेल टेंडेड थी, रोज परफेक्टली अलाइन थी, लेकिन फिर भी सब मर रहा था। रोका ने अरुकु को देखा, उसके चेहरे पे उस गार्डन के लिए कितनी केयर है। उसका मन हुआ कुछ बोलकर उसे हेल्प करे, लेकिन डर था कि कहीं उसके बिहेवियर से शाक ना हो जाए। लेकिन अपने डर को इग्नोर करते हुए उसने एंथुजियाज्म के साथ डिक्लेयर किया, हम गार्डन को रिस्टोर करेंगे। वो औरत बिल्कुल शॉक्ड हो गई उसके प्रपोजल से, और उसे डाउट हुआ कि यह पॉसिबल भी है या नहीं। फिर हमारा हीरो बोला कि उसे ट्रस्ट करो, क्योंकि फार्मिंग उसके लिए सिर्फ केमिस्ट्री है। लेकिन फिर से वो स्लिप हो गया और अरुकु ने पूछा कि यह केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। तब उसने मिट्टी का एक मुट्ठी उठाया और समझाया कि मिट्टी के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, वो आउट ऑफ बैलेंस है। समझ न पाने पर अरुकु ने पूछा कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। हीरो ने सोचा कैसे सिंपल तरीके से समझाए। फिर उसने पूछा कि अरुकु कौन सा फर्टिलाइजर यूज करती है, तो उसने बताया कि वो बर्ड ड्रॉपिंग्स और ऐसे ही चीजें यूज करती है। हीरो ने समझाया कि बर्ड ड्रॉपिंग्स में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें एक होता है फॉस्फेट, जो प्लांट्स के फ्रूट्स को ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरुकु अमाजे हो गई और उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसे समझ आ गया हो। उसको इतना खुश देखकर हीरो भी जेन्युइनली खुश हो गया। उसे याद आया कि अपनी पास्ट लाइफ में जब वो टीचर था, कोई भी उसकी क्लास में ध्यान नहीं देता था। एक्साइटेड होके उसने और समझाया कि स्प्राउट्स ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। लेकिन फिर उससे याद आया कि प्लांट्स गैसियस नाइट्रोजन अब्सॉर्ब नहीं करते और उसे सिंथेटिक अमोनिया बनाना पड़ेगा। सोचते सोचते वो एक जाट पे गिर गया और जमीन पे धराशायी हो गया। जमीन पे बैठे बैठे उसने देखा एक गिरा हुआ ट्री और सोचा ये क्यों है। अरुकु ने बताया कि 1 महीना पहले टाइफून आया था। यह सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत पूछा कि समुंदर पास में है क्या। सिस्टम ने मैप दिखाया कि हियोन विलेज वानी सी के पास है। कॉन्फर्मेशन मिलते ही उसने अपने छोटे बीस्ट को हक किया और बोला कि उसने असल प्रॉब्लम ढूंढ ली है। उसने तुरंत कमांड दिया कि सॉइल प्यूरिफाई करो और टारगेट है सोडियम क्लोराइड। सिस्टम ने कंफर्म किया और बीस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। छोटा क्रीचर मिट्टी में अपना फेस घुसाकर कुछ सक करने लगा। ब्राइट लाइट ने दिखाया कि एबिलिटी वर्क कर रही है। थोड़ी देर बाद उसने व्हाइट सब्सटेंस डायरेक्टली उसके फेस पे थूक दिया। उसका फेस सेफ्ड क्रिस्टल से भरा हुआ था। हीरो ने कंफर्म किया कि यह सच में सॉल्ट है। फिर उसने समझाया कि टाइफून समुंदर का पानी ले आया था और सॉल्ट सॉइल में घुस गया था। इसी वजह से प्लांट्स पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे और उनकी रूट्स सड़ रही थी। अब सोल्यूशन मिल गया था। हीरो ने डिक्लेयर किया कि प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अरुकु के फेस पे ब्राइट स्माइल आ गई। एक्साइटेड होके उसने बोला चलो नए सीड्स प्लांट करते हैं। अगले दिन दोनों गार्डन गए और उन्होंने देखा कि एक स्प्राउट ऑलरेडी ग्रो कर गया है। दोनों ने सेलिब्रेट किया। हीरो खुद अमाजे हो गया कि इतना फास्ट ग्रो कैसे हुआ। शायद इस वर्ल्ड के प्लांट्स डिफरेंट थे। अरुकु ने उसका शुक्रिया किया और हीरो ने भी बोला कि वो खुश है, लेकिन उसे फिर स्लिप हो गया और उसने ऐसा प्रोनाउन यूज कर दिया जो ओरिजिनल रोकर का नहीं था। नर्वसनेस देखकर अरुकु ने रिएश्योर किया कि उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी थ्योरी शेयर की कि शायद उसने गैम्बलिंग में बहुत पैसा हरा दिया है और अब उसे प्लीज कर रहा है। हीरो ने रिलीफ में तुरंत अग्री कर लिया और सोचा ये परफेक्ट एक्सक्यूज है। लेकिन अरुकु ने उसके हेल्थ के कंसर्न में बोला कि आज रात वो जमीन पे मत सोए, बल्कि बेड में उसके साथ सोएगा। ये अनएक्सपेक्टेड बात सुनकर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। अरुकु ने उसे बुलाया, लेकिन वो अपनी रियलिटी से बाहर निकाल गया था। रात ढल गई और एक आदमी जंगल से गुजरा।
अचानक उसने एक आवाज सुनी और पूछा कौन है। शैडोज में से एक मॉन्स्ट्रस बड़ा क्रीचर निकला और उसके सामने खड़ा हो गया। डर के मारे उसने जोर से चीख मरी। अगले दिन गांव में हंगामा था। रोका और अरुकु विलेजर्स के बीच की बातें सुन रहे थे। दो लोग कह रहे थे कि टूल शॉप के बुढ़े आदमी पे एक मॉन्स्टर ने अटैक किया है। हीरो सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। बाद में ग्रोसरीज लेकर वापस आते वक्त एकदम से कुछ उनके पास से गुजरा। रोकर शॉक हो गया जब उसने देखा एक लड़का टाइगर फुर स्कार्फ पहने उन पे जंप करके आया और बीस्ट की तरह गरजा। रोकर ने तुरंत अरुकु को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन अरुकु बिल्कुल अनफेज्ड थी क्योंकि वो लड़का उनका पुराना दोस्त पर्ल था। वो लड़का रोकर को इग्नोर करके अरुकु को वेव करने लगा। उसने टीज किया कि रोकर का शॉपिंग करना रारे है और शायद उसने गैम्बलिंग में पैसा हरा दिया होगा। फिर उसने अरुकु से कहा कि अगर रोकर बैंकरप्ट हो गया तो वो उस खुश करेगा। यह सुनकर हीरो विजिबली इरिटेट हो गया, लेकिन अरुकु ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था। पल ने ब्रक किया कि उसने एक बड़ा प्रे पकड़ा है। अरुकु इम्प्रेस्ड हो गई। रोकर साइड से उस लड़के को स्केरी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसके अंदर से एक डार्क ऑरा निकालने लगी। सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दिया कि लड़के को मारना मत। सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया कि वो लड़का एक हंटर है और चाइल्डहुड फ्रेंड है दोनों का, अरुकु और ओरिजिनल रोकर का। ये सुनकर हीरो और ज्यादा टेंस हो गया क्योंकि अगर वो बात करेगा तो उसका डिस्गाइज खुल सकता था। अरुकु ने ऑकवर्ड मूड इग्नोर करके पल को खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला कि उससे काम करना है। तब अरुकु ने पूछा कि वो काम क्या है। हंटर ने तब बताया कि एक डेंजरस मॉन्स्टर जिसका नाम हिजरी है आसपास देखने को मिला है। रोका कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने कभी यह नाम सुना ही नहीं था। अरुकु ने फिर डिस्क्राइब किया कि वो क्रीचर एक अग्रेसिव और ओमनिवोरस बीस्ट है, जो सुनकर हमारा हीरो हैरान रह गया। लड़के ने समझाया कि शायद वो मॉन्स्टर हाइबरनेशन से जग गया है और अब गांव में खाना ढूंढने आया है और उसके फुटप्रिंट्स अटैक के सीन पर मिले हैं। तभी अरुकु को रियलाइजेशन हुआ कि विलेजर्स जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे थे वो एक्चुअली वही क्रीचर है। फिकरमैन उसने पूछा कि टूल शॉप ओनर थिक है या नहीं, और पाल ने उससे रियश्योर किया कि खुशकिस्मती से वो बचा गया। उसने समझाया कि यह मॉन्स्टर्स असल में कावर्डली होते हैं और नॉइज के लिए बहुत सेंसिटिव। अटैक शायद इसलिए हुआ क्योंकि बूढ़े आदमी चिल्ले और क्रीचर घबरा गया। हंटर ने फिर कहा कि क्योंकि क्रीचर का फेवरेट फूड यहाँ स्केर्स है, अगर यूज कुछ नहीं मिला तो वो वापस माउंटेन्स चला जाएगा। तभी वुमन ने रुआ की तरफ मुड़कर पैनिक में याद किया कि बजीमो स्प्राउट्स, जो मॉन्स्टर का फेवरेट फूड है, अभी अभी उसके फील्ड में उगने लगे हैं। यह सुनकर बेचारे अरुकु पर बिजली गिर गई। तुरंत वो डिस्पेयर में चला गया, सोचकर कि फार्म का क्या होगा। दोनों आदमियों को भी सिचुएशन की ग्रेविटी एकदम पंच जैसी लग गई। शाम ढलते ही तीनों घर की तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने सुकून से देखा कि प्लांटेशन अभी सेफ है। अरुकु बहुत खुश हो गई हेल्थी स्प्राउट्स देखकर। हंटर ने फिर ऑफर किया कि वो रात भर एरिया की देखभाल करेगा और अरुकु को कहा कि घर से बाहर ना निकले। उसने उसका शुक्रिया किया, लेकिन वरीड थी कि क्या वो अकेला सेफ रहेगा। बोस्टिंग करते हुए पाल ने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो गांव का बेस्ट हंटर है और फील्ड को प्रोटेक्ट करेगा। हमारे हीरो को हावेवर उसके इंटेंशंस पर डाउट हुआ क्योंकि क्लियरली वो उसकी वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अचानक पल का एक्सप्रेशन ड्रास्टिक चेंज हो गया। रोका ने पूछा क्या हुआ, लेकिन हंटर ने बस ऑर्डर दिया कि अरुकु को चुपचाप अंदर ले जाओ। एक टेंस फेस के साथ पाल ने पूछा कि क्या वो समझ रहा है इसका मतलब। कंफ्यूज्ड रोका कुछ समझा नहीं जब तक उसकी स्पाइन में एक ठंडी सी वेव नहीं दौड़ गई, और जब उसने फॉरेस्ट की डार्कनेस में देखा, उसकी आंखों में एक टेरिफाइंग क्रीचर का रिफ्लेक्शन था। सामने एक जायंट मॉन्स्टर खड़ा था जो एक बड़े बोर जैसा लग रहा था, शार्प टस्क्स के साथ वेजिटेशन से निकालकर सामने आया। रोका तुरंत समझ गया कि ये वही क्रीचर है जिसका हंटर ने जिक्र किया था। बिना वार्निंग के क्रीचर ने एक डेफिनिंग रोर किया और उन पर चार्ज कर दिया। मॉन्स्टर के साइज से डरा हुआ रोका समझ गया कि सबसे पहले अरुकु को सेफ करना जरूरी है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसकी आंखें फेल गई। क्रीचर सीधा फील्ड की तरफ जा रहा था और फिर उसने क्रॉप्स को खाना शुरू कर दिया, उनकी मेहनत का फ्रूट चबा डाला। उस मोमेंट में अरुकु का खुश होकर स्प्राउट्स सेलिब्रेट करना उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो गया। फ्यूरी से भरा रोका ने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ की खुशी को बर्बाद नहीं होने देगा। पर्ल और अरुकु के वार्निंग्स इग्नोर करके वो बीस्ट की तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए कि क्रॉप्स मत खा।
उसने एक शवल उठाया और एकदम से मॉन्स्टर की बैक पर जंप करके फुल फोर्स से उसके सर पर मारा, लेकिन उस इम्पैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। शवल से मारने के बावजूद बीस्ट की थिक हाइड पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। गुस्से से भरे मॉन्स्टर ने उसे एक ही मूव में दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरकर रोआ दार से जाम गया। उसके पैर बिल्कुल हिल ही नहीं रहे थे। अरुकु ने चीख कर उसे भगना बोला, जबकि पाल फ्रस्ट्रेटेड होकर इंटरवीन करने की तैयारी कर रहा था। बिना हिचकिचाए हंटर ने अपना डिवाइन बीस्ट समन किया, एक रैंक जी क्रीचर जिसमें एक्सेलरेशन की एबिलिटी थी। बीस्ट ने हवा में एक घूमता हुआ एनर्जी रिंग बनाया। फिर पाल ने एक छोटा पत्थर उठाया और एकदम प्रिसाइज थ्रो से उसे अपने बीस्ट के पोर्टल के थ्रू लॉन्च किया। पत्थर सुपर एक्सेलरेट होके बीस्ट के सर पर भयानक फोर्स से लगा। अटैक से स्टून होके क्रीचर दार गया और भाग गया। रोका ने सुकून की सांस ली और पाल का शुक्रिया किया, लेकिन हंटर ने उसके बिहेवियर को अजीब माना और पूछा, क्या तुम वैसे ही रोका हो जिसे मैं जानता हूं? अरुकु तुरंत दौड़ी और उसे जोर से गाले लगाकर बोला कि कभी इतना रेकलेस काम दोबारा मत करना। खून उसकी नाक से बह रहा था और उसने सोचा कि सारी शोर शराबे के बावजूद उसे बचा लिया गया उसी लड़के ने जिसे वो अंडर एस्टिमेट करता था। अरुकु ने पर्ल का शुक्रिया किया तो वो स्मग स्माइल के साथ बोला, अरे कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा वार्म अप था। रोका ने फिर उसके बीस्ट के बारे में सोचा। अनलाइक अपने क्रीचर के, पर्ल का बीस्ट कॉम्बैट ओरिएंटेड था, जो चीजों को एक्सेलरेट करके उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ा सकता था। उस टेंस मोमेंट के बाद रोका ने पाल की तारीफ की और उससे डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन उनकी काल्मनेस एकदम टूट गई जब जंगल से एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग रोर सुनाई दिया। पेड़ों के पीछे से एक कोलोसल क्रीचर निकला, पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और मेनेसिंग। पर्ल की आंखें विश्वास ना कर पाई। पहला बीस्ट रीइंफोर्समेंट बुला कर लाया था। बिना देरी किए नया मॉन्स्टर उन पर फ्यूरियस चार्ज करने लगा। यंग हंटर ने तुरंत अपना बीस्ट दोबारा समन किया और एक प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट करके अटैक किया, लेकिन इस बार वो मैसिव क्रीचर की थिक हाइट पर सिर्फ एक स्क्रैच छोड़ पाया। डैमेज बिल्कुल नहीं हुआ। बीस्ट की ब्लड शॉट आइज अब दोनों लड़कों पर टिक गई। जमीन पर पड़ा हमारा हीरो डिस्पेयर से भर गया। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अरुकु ने हिम्मत दिखाई। उसने एक मेटल पन उठाया और जोर से बजाकर आवाज की, रोका को लेकर भागो। चिल्लाते हुए उसने मॉन्स्टर का ध्यान खींच लिया। बीस्ट आवाज से गुस्से में आ गया और दोनों आदमियों को इग्नोर करके सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अब अरुकु मॉन्स्टर के सीधे रास्ते में थी। हंटर ने चीख कर उसे बचाने की कोशिश की और दौड़ा, जबकि रोका बस देखता रह गया, बिल्कुल बेबूस और दार से जम हुआ। मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला, एक भयानक बेटे देने के लिए तैयार, लेकिन अरुकु ने पन और एक फ्रूट हाथ में लेकर हिम्मत से उसके सामने खड़ी रही, पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब वो गिगैंटिक बीस्ट ग्लोइंग आइज के साथ उसे घूरने लगा, रोका ने उसका नाम चीख कर पुकारा। तभी पर्ल एक हेरोइक लीप लेकर उसके सामने आ गया, अरुकु को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका डिवाइन बीस्ट ने तुरंत एक स्वर्लिंग एनर्जी पोर्टल बनाया। स्पेशल एबिलिटी यूज करके उसने अपने आप को एक ह्यूमन कैनन बॉल की तरह लॉन्च कर दिया मॉन्स्टर की तरफ। उसका पंच एनर्जी से रैप था, लेकिन क्रीचर ने बस अपना रियर ट्विस्ट करके अटैक को नलिफाई कर दिया। पारल के चेहरे पर डिस्पेयर आ गया। उसने तुरंत समझ लिया कि ये बीस्ट उसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और उसकी डिटर्मिनेशन शॉक में बदल गई। बिना दया के बीस्ट ने अपना मैसिव पॉ उठाया और उसके ऊपर झपटा। यंग हंटर ने दांतों को कसकर आंखें बैंड कर ली और अगले ही पल वो वायलेंट फोर्स से दूर उछल गया। घुटनों के बल पड़ा रोका बस चीख कर उसका नाम पुकारता रहा, प्योर डेस्परेशन के साथ। जमीन पर लेते हुए हंटर ने सिचुएशन पर अफसोस किया। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने माना कि उसका वॉर सिर्फ हल्का सा ग्राजे हुआ था, लेकिन क्रीचर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, पर उसका बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और वो एक्सट्रीम डेंजर में था। सामने मॉन्स्टर ने एक फ्यूरियस रोर छोड़ा। हार न मानते हुए पर्ल ने अपना डिवाइन बीस्ट दोबारा बुलाया, एक फाइनल अटैक के लिए प्रिपेयर करते हुए। लेकिन क्रीचर रुकने वाला नहीं था। वो रेज के साथ सीधा उसकी तरफ चार्ज कर गया। स्वेट उसके चेहरे से बह रहा था और हंटर को समझ आ गया कि ये उसका एक ही मौका है। अगर मिस हुआ तो बस सब खत्म। उसके बीस्ट ने उसके आसपास एक जंप के साथ उसने पत्थर पोर्टल के थ्रू फेंका
जो एक रेजर शार्प एनर्जी प्रोजेक्टाइल में बदल गया। वो पत्थर हाई स्पीड से उड़ा और सीधा क्रीचर की वल्नरेबल आंख की तरफ गया। अगले ही पल प्रोजेक्टाइल डेड ऑन हिट हुआ और डेवस्टेटिंग फोर्स के साथ उसके आई को छेद दिया। मॉन्स्टर चीखता हुआ पीछे स्टैगर कर गया, वुंडेड और एग्जॉस्टेड। पर्ल ने क्रीचर को रिट्रीट करते देखा, उसकी तरफ इशारा किया और फिर कोलैप्स हो गया। उसी वक्त अरुकु और रोका दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। रोका ने घबराकर पूछा कि क्या वो मर गया, लेकिन अरुकु ने रियश्योर किया कि वो बस बेहोश हुआ है। उसने देखा कि छोटा बीस्ट भी अनकॉन्शियस था और बोला कि पर्ल को तुरंत अंदर ले जाना होगा। उस रात देर में बड़ा क्रीचर अभी भी फ्यूरियस था और घर के आसपास मूनलाइट में घूम रहा था। विंडो से रोका ने उसे देखा और रियलाइज किया कि वो अभी भी उनका शिकार कर रहा था। अंदर अरुकु पाल के वुंड्स बैंडेज कर रही थी। उसने कहा कि मॉन्स्टर की रेज देखकर लगता है कि वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। क्लियरली बीस्ट बार बार लौट कर आएगा। अरुकु ने अपने दिमाग में वो टेरर याद किया जो उसने मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर फील किया था। रोका ने उसके चेहरे पर दार देखा और खुद को बिल्कुल पावरलेस महसूस किया। जब अरुकु ने हंटर का चेस्ट बंडेज करना खत्म किया, पर्ल दार्ड से ग्रोन करते हुए उठ गया। अरुकु ने उसे बोला कि मूव मत करो, लेकिन उसने इग्नोर करके उठने की कोशिश की। पर्ल ने कहा कि उसके पास चॉइस नहीं है। फिर वो खड़ा हो गया, फिर से लड़ने की डिटर्मिनेशन के साथ। उसके लिए यह था, किल और बी किल्ड। रोका ने उसे रोकने की कोशिश की, वार्निंग दी कि शायद उसकी हड्डियां टूट गई हैं। ऐसी इंजरीज के साथ तो सांस लेना भी मुश्किल होना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा एक्सर्ट करेगा तो उसके लंग्स कोलैप्स होकर उसे मार भी सकते हैं। उसने एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया, याद दिलाया कि हिजरी एक नॉक्टर्नल क्रीचर है, शायद उन्हें बस डॉन तक सेफ वेट करना चाहिए। लेकिन पाल ने उस आइडिया को गुस्से में रिजेक्ट कर दिया। रोका का हाथ हार्शली पुश करके एक स्लैब से हटा दिया। जब तक रोका कुछ बोल पाता, हंटर ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। गुस्से में पार्ल ने पूछा, समझता भी है तू सिचुएशन कितनी सीरियस है? सिर्फ कंप्लेन करने के अलावा कुछ करता भी है? वो शब्द उसके दिल को सीधा लगे। तभी अरुकु बीच में आई, यंग हंटर को दांतते हुए बोला कि उसके हस्बैंड से ऐसे बात करना गलत है। लेकिन अंदर ही अंदर रोका ने मान लिया कि पर्ल सही था। आखिर हंटर ने बर्बर हिजरी का सामना किया था। इंजर्ड और एग्जॉस्टेड होने के बावजूद उसने उनकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रेवली फाइट किया था। यह सोचकर हमारा हीरो फ्रस्ट्रेशन से अपने फिस्ट्स कस गया। सिर्फ अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी पर्ल ने अपनी जान रिस्क पर डाल दी थी, जबकि रोका सिर्फ देखते रह गया, डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने याद किया वो लम्हे जब वो बस चुपचाप सब देख रहा था, बिना कुछ किए। इस बीच पर्ल उनकी प्रोटेस्ट्स इग्नोर करके उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ब्रोकन रिब्स में शार्प पेन उठता है। वो दर्द छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मुंह से खून आ जाता है। वरीड अरुकु ने उसे संभाला और पॉइंटेड आउट कि उसका बॉडी अभी भी इंटरनली बहुत ज्यादा इंजर्ड है। ये सुनते ही रोका के दिमाग में एक लाइट बल्ब मोमेंट आया। उससे याद आया कि हिजरी का बॉडी इनक्रेडिबली टफ स्किन से कवर्ड होता है, जो बाहर से डैमेज करना लगभग नामुमकिन बना देता है। और वही सोच उसके दिमाग में एक नई स्ट्रैटेजी की शुरुआत बन गई। अगर बाहर से अटैक करना बेकार था, तो क्या होगा अगर उन्हें अंदर से अटैक किया जाए? तभी उसका छोटा बीस्ट एक अजीब सी आवाज करता है, जिसने रोका का ध्यान खींच लिया। तुरंत उसने मुड़कर देखा कि वो क्रीचर एक बकेट में कर्ल करके बिठा था। जैसे ही वो पास गया, उसने महसूस किया कि वो भी डर गया था। लेकिन इसी मोमेंट में रोका के दिमाग में एक नई आइडिया आई। उसने पाल की कंडीशन याद की, जो मुश्किल से सांस ले पा रहा था, और मॉन्स्टर का फेवरेट फूड जो नियर बाय फील्ड में उग रहा था। और बीच में उसने अपने ही डिवाइन बीस्ट का डर भी याद किया, और उसी मोमेंट सोल्यूशन क्लियर हो गया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। बिना हेसिटेशन के उसने बकेट से अपने छोटे बीस्ट को उठाया और ऊपर उठाकर बोल्ड वॉइस में अनाउंस किया, इसकी मदद से हम हिजरी को हरा सकते हैं, बिना उसे छुए भी। तभी पर्ल उठने की कोशिश कर रहा था और अरुकु उसे रोकती हुई बोली के मत जाओ। रोका उसके पास आया, उसके शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, अब आगे मैं ला दूंगा, तुम बस रेस्ट करो। इरिटेटेड पर्ल ने उसे पुश करके दूर किया और चिल्लाया, तू उस क्रीचर को डिफीट नहीं कर सकता। फिर उसने रोका का फेस पकड़कर कहा, मैं ला दूंगा, एक हंटर के प्राइड के लिए, जिसने अपनी जान दांव पे लगाई। लेकिन हमारा हीरो इंटिमिडेट नहीं हुआ।
उसने पर्ल की रिस्ट कस के पकड़ ली और फर्म वॉइस में कहा, मैं हराऊंगा। एक हस्बैंड के प्राइड के लिए, जिसके पास अपनी बिलवड वाइफ को प्रोटेक्ट करने का फर्ज है। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, एक बर्निंग डिटर्मिनेशन के साथ। बाहर हिजरी अभी भी घर के आसपास घूम रहा था, फ्यूरियस और रेस्टलेस। अचानक उसने हवा को सूंघा और प्लांटेशन से आने वाली एक अजीब सी स्मेल पकड़ी। स्मेल उसके लिए कंफ्यूजिंग थी और उसने अपना सर बर्न की तरफ घुमाया। अंदर रोका ने दोनों को समझाया, अगर मेरा हाइपोथेसिस सही है तो मैं हिजरी को हरा दूंगा, तुम बस मुझ पर विश्वास करो। पल ने उसे साइलेंट स्टेयर से देखा और एक टेंस मोमेंट के बाद फाइनली डिसीजन लिया, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे, मैं भी प्लान में मदद करूंगा। रोका ने उसके हाथ में एक रदिश और एक ग्रेटर दिया। पल बिल्कुल कंफ्यूज्ड और इरिटेटेड हो गया। ये प्लान से क्या लेना देना है? कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रोका ने समझाया, इससे बैट का फ्लेवर और अरोमा इन्हांस होगा। जब रेडिश ग्रेटे होता है, उसके सेल वॉल्स ब्रेक होते हैं, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स एयर के कांटेक्ट में एक्टिवेट होते हैं। पल बीच में टोकता है, और इसका हंटिंग से क्या लेना देना? मिस्चीवस ग्रीन के साथ रोका बोला, आंसर ऑब्वियस है, हम उस स्मेल का यूज करके क्रीचर को हंटिंग फील्ड में लूर करेंगे। और जैसे ही वो सेंट हवा में फैला, क्रीचर पूरा पगल हो गया। रेज में उसने बार्न की वॉल एकदम ब्रूटल फोर्स से तोड़ दी। अंदर बैठे रोका ने बैट का बोल कस के पकड़ रखा और डिस्ट्रक्शन के बावजूद खुद से कहा, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। आवाज से डिटेक्ट होने से बचने के लिए उसने अपनी सांस रोक ली, सही मोमेंट का इंतजार करते हुए। क्रीचर ने फिर अपना स्नाउट रैकेज के बीच घुसा दिया, हवा को तेजी से सूखते हुए सेंट का सोर्स ढूंढने लगा। स्मेल इतनी इरेजिस्टिबल थी कि बीस्ट अनकंट्रोलेबली ड्रूल करने लगा। तब हमारा हीरो ने बोल उठाया और क्रीचर से कहा, पसंद आया? ये तेरा फेवरेट फूड की स्मेल है ना? ट्रैप के अंदर पोजीशन लेकर उसने कंफर्म किया कि क्रीचर इस बेट को रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा। हाथों के इशारों से उसने बीस्ट को और पास बुलाया। डिजायर से पूरी तरह ड्रिवन क्रीचर ने उसकी बात मानी। मुंह से ध्रूल टपकता हुआ वो धीरे धीरे ट्रैप के एंट्रेंस के करीब आने लगा। और फिर अचानक वो इनॉर्मस क्रीचर उसके ऊपर शैडो बनाकर लूम करने लगा, सीधा उसकी आंखों में तकते हुए। इस सीन को देखते ही हमारे हीरो ने दांत कस लिए और खुद को तैयार किया। उसकी आंखों की रिफ्लेक्शन में उसका असली डर क्लियरली दिख रहा था। मौत इतनी करीब थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो बोल को टाइटली पकड़े रहा, जबकि हर एक इंस्टिंक्ट चिल्ला रही थी कि भाग जा। आखिर यूज पता था कि एक नॉर्मल इंसान का उस जैसे मॉन्स्टर के सामने कोई चांस नहीं, लेकिन उसने वो थॉट्स दूर किए और अपनी हिम्मत इकट्ठी की। उसके पास एक एडवांटेज था, साइंस का पावर। ताकत से शायद वो नहीं जीत सकता, लेकिन दिमाग और विज्ञान से वो लड़ सकता था। छुपे हुए पर्ल और अरकू सब कुछ देख रहे थे, प्योर टेंशन में। रोका अपना काम करता रहा, क्रीचर को और पास बुलाता हुआ। उनके चेहरों पर क्लियरली लिखा था, ये करेज है या मैडनेस। और तब वो ह्यूज बीस्ट उसके ऊपर पूरी तरह लूम करने लगा। स्मेल से ड्रिवन क्रीचर फाइनली रेजिस्ट नहीं कर पाया और सीधा अपना स्नाउट बोल के अंदर घुसा दिया। जैसे ही उसने अंदर की चीज इनहेल की, उसकी आंखों से ब्राइट लाइट निकली और अगले ही पल वो साइड पे धड़ से गिर गया, जैसे शॉक लगा हो। क्रीचर वायलेंट तरीके से कन्वल्स करने लगा, देख के पार्ल और अराकू बिल्कुल स्टन हो गए। तब जाके हमारे हीरो ने गहरी सांस छोड़ी और पिट से बाहर क्रॉल करके निकला। लेकिन इतनी देर तक सांस रोके रहने से वो थकान से गिर गया। पर्ल बीस्ट के पास गया, उसे टच करके कंफर्म किया कि वो मर चुका था। फिर उसने रोका की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर सांस ले रहा था, और पूछा, ये तुमने क्या कर डाला? सांस के लिए फाइट करते हुए रोका ने जवाब दिया कि उसने क्रीचर को एक डेडली पॉइजन इनहेल करवाया। अराकू और पल दोनों कंफ्यूज हो गए। हंटर ने पूछा, रैडिश में पॉइजन था क्या? रोका ने मना किया और जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो असली ट्रूथ बताया। असली पॉइजन तो हवा में ही था। उसने समझाया कि वो पॉइजन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये टर्म दोनों के लिए बिल्कुल मीनिंगलेस थी। तो रोका ने डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। CO2 एक गैस है जो हर कोई एक्सहेल करता है। छोटी मात्रा में हार्मलेस होता है, लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लीथल बन जाता है। और प्लान यही था, पिट के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन 50% से ऊपर बढ़ा देना
और क्रीचर को फोर्सफुली इनहेल करवाना। साइंस का मिनी लेक्चर खत्म करते ही उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो फिर टीचर जैसे बोलने लग गया। पल ने उसकी तरफ देखा, शॉक्ड, फिर उसके शोल्डर पर जोर से थप्पड़ मारा और बोला, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। रोका थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने इतनी आसानी से उसका एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने क्रेडिट लेने से मना किया। उसने कहा असली हीरो वो नहीं बल्कि कोई और है। तब उसने बुलाया और एक छोटी डिवाइन बीस्ट तरफ के नीचे से बाहर आई, थोड़ी सी दार के साथ। रोका ने प्राउडली बोला कि उसने सिर्फ थ्योरी बनाई थी, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट उस छोटी क्रीचर ने किया था, अपने प्यूरिफिकेशन पावर से। उसने पिट की हवा को प्यूरिफाई करके हर इम्प्यूरिटी हटा दी, बस CO2 को छोड़कर। इसी वजह से वो मॉन्स्टर हरा। रोका ने उस गोद में उठाया और डिक्लेयर किया, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम एक ब्रेव और नोबल डिवाइन बीस्ट हो। उसने उसका नाम रखा, प्यूर। पर उस कॉम्प्लीमेंट ने छोटी क्रीचर की पुरानी यादें ताज़ा कर दी। उसने याद किया कैसे पुराना रोका यूजलेस कहता था, एक वर्थलेस डिवाइन बीस्ट। पास्ट और प्रेजेंट के कॉन्ट्रास्ट ने उसके आंसू निकाल दिए। चिंतित रोका ने पूछा, तुझे यह नाम पसंद नहीं आया क्या? लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए छोटी क्रीचर ने आंसुओं के बीच एक चमकता हुआ स्माइल दिखाया। दरअसल वो खुशी से रो रही थी। एक्साइटेड बाय द विक्ट्री, पर्ल ने रोका की गोद से पू को उठाया, जीत को सेलिब्रेट करते हुए बोला कि इससे बड़ा शिकार और कोई हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से खुश होकर हंटर ने डिक्लेयर किया कि प्योर ही आज की रात की असली स्टार है और उन्हें पूरे गांव को जगाकर शिकार दिखाना चाहिए। पर्ल जोश में भाग गया, लेकिन अरुकू ने चिल्लाकर याद दिलाया कि वो अभी भी इंजर्ड है। पर हंटर बस हंसता रहा और बोला कि ये छोटी सी बात है। अब सिर्फ दोनों बचे थे। अरुकू ने रोका की तरफ देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। फिर वो करीब आई और हाथ बढ़ाकर पूछा कि क्या उससे चोट लगी है। उस पल में उनके हाथ हल्की सी स्पर्श में मिल गए। रोका शर्मा गया, सोचते हुए कि अरुकू का हाथ कितना गर्म और तसल्ली देने वाला है। सिर्फ उस छोटी सी छूत से ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अरुकू भी सिचुएशन से एम्बैरेस्ड लग रही थी। फिर उसने उसका हाथ थोड़ा और जोर से पकड़ लिया और लाल चेहरे के साथ बोली कि वो उस बात के बारे में बात करना चाहती है जो उसने पहले कही थी। अरुकू उसकी उस डिक्लेरेशन की बात कर रही थी जिसमें रोका ने कहा था कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक पति का गर्व लेकर लड़ेगा। अरुकू ने उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखा और कन्फेस किया कि उन शब्दों को सुनकर उसे बहुत खुशी मिली। हवाओं में एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर भर गया। धीरे धीरे वो उसकी तरफ झुकने लगा। उनके बीच का टेंशन इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को मुश्किल से रोक पा रहा था। उसके दिल में अरुकू को गले लगाने की स्ट्रांग इच्छा थी। उसने खुद को समझाया कि ये बिल्कुल ठीक है। आखिरकार वो दोनों शादीशुदा हैं। यह सोचकर उसने उससे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आखिरी पल में झिझक गया। उसकी यह हेसिटेशन देखकर अरुकू कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि क्या वो सच में एक कपल हैं भी या नहीं। उस पल में एक कड़वी हकीकत ने उसे झटका दिया। उसे याद आया कि जिस इंसान से अरुकू की शादी हुई थी वो पुराना रोका था, ना कि वो इनस जूना। ये सोचकर उसका दिल गिल्ट से भर गया। उसे लगा जैसे वो सिर्फ उसका पति होने का नाटक कर रहा हो। क्या यह अरुकू को धोखा देना नहीं था? उसके दिमाग में उसने खुद को सबसे बुरा इंसान समझा, एक कमजोर, घटिया और डरपोक आदमी। उसकी अजीब खामोशी नोटिस करके अरुकू ने उससे बुलाया। उसके चेहरे पर पैनिक क्लियरली लिखा था। एक अचानक इंपल्स में उसने अरुकू को धक्का दिया और चिल्लाया कि उसके पास मत आओ। उसके इस अचानक रवैये ने अरुकू को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। वो ऑकवर्डली इधर उधर देखने लगा, गर्दन खुजाने लगा, जैसे समझ नहीं आ रहा हो क्या करे। फिर बहाना बनाते हुए बोला कि वो पर्ल को ढूंढने जा रहा है और भाग गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वह शॉक में रुक गया, क्योंकि पर्ल वहां ही था। और उसकी सरप्राइज ये थी कि उसके साथ पूरा गांव ड्रिंक्स लेकर सेलिब्रेशन के लिए आया था। गांव वाले उस क्रीचर का साइज देखकर हैरान रह गए। एक आदमी ने पाल को बढ़ाई दी कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन हंटर ने तुरंत मना कर दिया और रोका की तरफ इशारा करते हुए बताया कि असली हीरो वो है। यह सुनकर गांव वाले बिल्कुल स्टन्ड रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सब उसकी तरफ उंगली दिखाने लगे। वो तो एक निकम्मा है जो सिर्फ जुए में डूबा रहता है, सबसे नीचा इंसान। यह सब सुनकर रोका बस चुपचाप सिर हिला दिया।
क्योंकि उस भी पता था कि वो सच कह रहे हैं। तभी अरुकु उसके सामने आई और गुस्से में बोली कि ऐसी क्रूल बातें बैंड करो, तुम्हें उसके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी आंखों में जज्बात भरे थे, वो शब्दों को ढूंढ रही थी जिसे अपने पति को डिफाइन कर सके। विलेजर्स ऑकवर्ड हो गए और बोलने लगे कि वो बस मजाक कर रहे थे। फिर एक आदमी आगे आया और बोला कि मजाक अपनी जगह, लेकिन यह सच है कि अरुकु ने हमेशा रोका से प्यार किया है। फिर उसने रोका की पीठ थपथपाई और बोला कि तू तो लकी आदमी है जो तुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली। लेकिन यह बातें रोका के लिए और भी भारी बन गई, क्योंकि उस याद आया कि अरुकु जिस इंसान से प्यार करती थी वो असली रोका था, ना कि वो। सर झुकाकर उसने सोचा, मैं असल में हूं कौन, पुराना रोका या नया एनोस? लेकिन उसे ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि सेलिब्रेशन ऑफिशियली शुरू हो गया। परल ने ताली बजाई और सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, अनाउंस किया कि सबसे इंतजार का मोमेंट आ गया है। उसने बैंकेट प्रेजेंट किया, प्राउडली कहते हुए कि आज रारे और डिलिशियस मीट मेन्यू में है। सब लोग फूड देखकर हैरान हो गए। जैसे ही परल पहला पीस लेने ही वाला था, वो रुक गया। फिर उसने रोका की तरफ मुड़कर उसे एक पीस दिया और बोला, शिकार तुम्हारा था तो पहला ऑनर भी तुम्हारा होना चाहिए। फूड हाथ में पकड़कर वो रोका को पहला बाइटे देने की तैयारी करने लगा। रोका, हावेवर, हंटर के जेस्चर से बिल्कुल शॉक हो गया और मना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी झिझक देखकर बाकी गांव वाले पास आ गए, उससे पकड़ लिया और कहने लगे कि शर्माओ मत। तभी एक सिस्टम विंडो उसके सर के ऊपर दिखाई दिया और रिवील हुआ कि उस गांव में एक ट्रेडिशन था जहां हंटर हमेशा शिकार का पहला पीस उस इंसान को देते थे जिसने उसे पकड़ा हो, एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ये देखकर रोका और भी कंफ्यूज हो गया। पर्ल, जो एक ओवरवेलमिंग ऑरा के साथ खड़ा था, सिचुएशन का मजा ले रहा था और बोला कि काफी टाइम हो गया था किसी को ऐसे फीड किए हुए। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने फोर्स फीड करने की तैयारी की। मौका न देते हुए हंटर जोर से चिल्लाया और रोका के मुंह में मीट थूंस दिया। मुंह भरा होने के वजह से रोका हार्डली रिएक्ट कर पा रहा था और छोटा प्यूर उसके सर के ऊपर पैनिक कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मीट का टेस्ट लिया, उसकी आंखें शॉक से फैल गई। उसने तुरंत सब थूक दिया और कंप्लेन किया कि इसकी स्मेल बहुत गंदी है। गुस्से में आकर पल्ट उसके पास आया और दांता कि उसने इतना प्रेशियस मीट वेस्ट क्यों किया। होश में आते ही रोका ने उसे चैलेंज दिया कि खुद ट्राई करे। हंटर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पीस मुंह में डाला, उसने भी तुरंत थूक दिया और कंप्लेन किया कि स्मेल अनबेरेबल है। उसका रिएक्शन देखकर गांव वाले कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि शायद मीट खराब हो गया है। एक आदमी बोला कि मीट बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन इसकी बदबू के वजह से इसे ज्यादा शेयर नहीं किया जाता। एक माँ अपने बच्चे को पीठ पर उठाए दुखी होकर बोली कि उसने सोचा था आज अपने बच्चे को मीट खिला पाएगी। ये सुनकर हवा में डिसअपॉइंटमेंट छा गया। सब लोग भूख और हंट के वेस्ट होने पर अफसोस करने लगे। उनकी उदासी देखकर रोका को समझ आया कि विलेजर्स के लिए मीट कितना प्रीशियस है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अरुकु की तरफ देखा और सोचा कि शायद उसने भी बहुत टाइम से मीट नहीं खाया होगा। सिर्फ यह सोचकर ही उसके दिल में दर्द हुआ। उस मोमेंट में उसके अंदर एक नई इच्छा जगी कि अरुकु को वो मीट खिलाते। बेचैन होकर उसने सोचना शुरू किया कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। उसकी नज़र चमकदार मीट पर गई जो टेबल पर रखा था, रात का ग्रैंड प्राइज जो कोई खा नहीं पा रहा था। तभी उसने जोर से अनाउंस किया कि उसने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। उसने डिक्लेयर किया कि अगर मीट की स्मेल खाने से रोक रही है तो उसे बस हटाना होगा। डिटर्मिन्ड, उसने अरुकु से कहा कि थोड़ा इंतजार करे। फिर सबको अनाउंस किया कि अभी से वो सबको डिलिशियस मीट सर्व करेगा। गाउन वाले बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। फिर उसने अपने हाथ में लड़ले उठाया और मुस्कुरा कर डिक्लेयर किया, कुकिंग तो बस केमिस्ट्री है,